लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लोन की ज़रूरत उसे ही है जैसे लोन की कोई ज़रूरत नहीं है। 2020, 21, 22 में प्रॉपर्टी में बहुत तेजी आई, तो जो चीज़ मैंने 42 लाख की ली थी वो सडनली 1 करोड़ 32 लाख की हो गई। तो 2 साल में मतलब लगभग 90 लाख का रिटर्न मिला, जो किसी बिजनेस में या किसी जॉब में हमें नहीं मिल पाता है। हाय, वेलकम टू द मनी टॉक शो। आज हमारे साथ हैं मिस्टर विपिन चांदवानी जी, जो कि विनवेस्ट इंडिया के फाउंडर हैं और लोन के एक्सपर्ट हैं। तो आज हम इनसे कुछ सवाल और जवाब पूछेंगे लोन्स के बारे में। वेलकम टू द शो सर। और हमारे साथ हैं विनय भाटिया जी, जो फाउंडर हैं भाटिया फाइनेंशियल्स के, और ये है फाइनेंशियल एक्सपर्ट। और आज हम इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे इन्वेस्टमेंट्स के तरीके और एसआईपी के बेनिफिट्स। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स के तरीके और चाहते हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टमेंट्स पे। मोस्टली कुछ सवाल रहते हैं लोन्स के रिगार्डिंग, बहुत सारे। आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के और काफ़ी समय से हैं आप इस इंडस्ट्री में। तो मोस्टली लोन्स तो इजीली आजकल अवेलेबल हैं, जैसा आप देख ही रहे हैं, बैंक्स में अवेलेबल हैं। आप चले जाओ तो हर अकाउंट होता है, तो लोन भी इजीली मिल ही जाता है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट लोन्स के लिए ऐसा क्या ज़रूरी होता है या क्या रीज़न है कि आपका क्या रोल रहता है एज अ कंपनी वहाँ पे? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि डायरेक्टली हमें बैंक फाइनेंस दे देती है तो हम आपके पास क्यों आए और बैंक के पास क्यों ना जाए। मैं आपको इसके 3-4 बेनिफिट्स बता देता हूँ। सबसे पहला तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज हो सकता है आपका बैंक उस टाइम पे लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ना ऑफर कर रहा हो जब मार्केट में दूसरे बैंक्स लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। हमारे पास 100+ NBFCs और बैंक्स होते हैं। तो उस टाइम पे जो लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा होता है, हम आपका लोन वहां से कराते हैं। रीपेमेंट आपका रेगुलर बैंक से होता है, बट हम लोन दूसरी बैंक से करा देते हैं। सेकेंड थिंग, बहुत सारे चार्जेस ऐसे बैंक लगा देती हैं जहाँ पे आप एज अ कस्टमर उनसे नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, बट बीइंग एन एजेंट हम उनसे नेगोशिएट कर देते हैं। और हम उनके लिए बिजनेस जनरेटिंग एसेट्स हैं। हम महीने का उनको 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस दे रहे होते हैं, तो वो हमारी बात को नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फोरक्लोजर चार्जेस, प्रीपेमेंट चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, ये हम मिनिमम लगवाते हैं और कहीं पे जगह पे तो हम फोरक्लोजर 0 करवा देते हैं। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लोन का स्ट्रक्चर। कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको रिक्वायरमेंट सीसी की है पर आपको टर्म लोन दे दिया। सीसी होता है कैश क्रेडिट, जो आप डेली टर्नओवर के लिए लेते हैं। या इसका उल्टा कर दिया कि आपको रिक्वायरमेंट टर्म लोन की है बट आपको दे दिया उन्होंने बैंक ने सीसी अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए, तो आपको उतना टर्नओवर बेसिक उनको देना पड़ेगा जो कई बार कस्टमर नहीं दे पाते। तो कस्टमर की नीड्स को समझ के, ना कि बैंक को टारगेट को समझ के, हम उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से जो उनके रिक्वायरमेंट है वो लोन करवाते हैं। अब विनय भैया आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं, तो ये कई बार होता है कि मैं जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता हूँ, या जो स्टॉक्स आप बता रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स आप बता रहे हैं, मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ऐसा क्या है कि मुझे एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर की ज़रूरत है और मैं डायरेक्ट जाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम होगी और आपके थ्रू जाऊँ तो मुझे ईज होगा? मुझे वो प्लीज़ समझाइए। देखिए, होता क्या है, आजकल जैसे ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। बट जब भी आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हो तो वो आपकी नीड को समझता है, वांट्स को समझता है और आपके गोल्स को समझता है, और अकॉर्डिंग टू दैट वो आपको गाइड करता है कि आपको किस तरीके से अपने फाइनेंस को, इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना है। राइट। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से आपको बॉम्बे जाना है, राइट, और एग्जाम्पल आप रास्ते में ही उतर रहे हो, तो फिर आपने इतनी महंगी टिकट क्यों खरीदी, है ना? तो इट्स देयर आर सम टाइम्स कि आप जल्दी उतर जाते हो, आप रिटर्न देख के घबरा जाते हो, आपको ऐसा लगता है माइनस में आ रहा है पोर्टफोलियो, या आपकी नीड और मैच ही नहीं कर रही है। तो उसके लिए होता है इन्वेस्टमेंट सुटेबिलिटी प्रोफाइलर, जिसमें कि ये जाना जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का, आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है। तो अनटिल एंड अनलेस आप रिस्क कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे तब तक आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कैसे करेंगे। सेकेंडली क्या होता है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसके पीछे हम उसकी रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो रिव्यू। तो क्लाइंट कुछ टाइम तो करता है लेकिन ऑलरेडी लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें नहीं कर पाता, तो वहाँ पे एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट या जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपके देख रहे हैं, आपके एडवाइजर्स, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या हम पर्टिकुलरली, अगर जैसे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मेरा कुछ गोल है कि मुझे एक वेकेशन पे जाना है, आज से 1 साल बाद मालदीव जाना है, या आज से 5 साल बाद मेरा बच्चा स्कूल चालू करेगा तो उसका एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, या उसके जब वो 22 साल का होगा तब उसकी शादी की प्लानिंग करनी है, तो क्या हम इस गोल के हिसाब से भी इन्वेस्ट कराते हैं और क्या उसमें एक्सपर्ट एडवाइस रिक्वायर्ड होती है?
बिल्कुल, क्योंकि अनटिल और अनलेस हमें ईयर्स नहीं पता, हम इक्विटी का टेस्ट उसमें कैसे डाल पाएंगे, कितनी इक्विटी होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए कई बार लोग आते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट्स करना है, और जब टेन्योर की बात करते हैं तो बोलते हैं 1 साल। तो इक्विटी इज़ नॉट फॉर 1 ईयर, राइट? इट्स फॉर डिपेंड ऑन योर पर्पस, व्हाट इज़ योर पर्पस। तो जितना पर्पस होगा उतना आप रिस्क लेंगे, उतने लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, और जितना आप लॉन्ग टर्म जाएंगे वहाँ पे फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट बनेगा, है ना? तो अगेन कि आप जब तक डिस्कस नहीं करेंगे ये सब चीज़ें, जैसे एज पर कोविड आया तो लोगों के पोर्टफोलियो आधे हो गए, लाल हो गए, तो बहुत सारे लोगों ने डर के मारे एग्जिट लिया, लेकिन जिन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज करके इन्वेस्ट किया तो आज वो कई 4 टाइम्स 5 टाइम्स या 6 टाइम पैसा बना लिया, राइट? तो कोई ना कोई होना चाहिए, जैसे एक डॉक्टर होता है अपना, एक फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली एडवोकेट होता है, तो ऐसे ही कोई ना कोई हमारे साथ एक्सपर्ट जो है इन्वेस्टमेंट्स में होना चाहिए, ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ बताइए भैया, मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे काफ़ी बार क्लाइंट्स आते हैं जो यंग रहते हैं और वो पूछते हैं कि जैसे आप लोन तो करवा रहे हो 8-8.5% पे, बट हम चाहते हैं हमारा लोन इंटरेस्ट फ्री हो जाए, तो उसका क्या वे आउट है आपके पास कि हम जो लोन दिलवा रहे हैं वो क्लाइंट के लिए इंटरेस्ट फ्री हो जाए, मतलब ऐसा लगे जब वो लोन खत्म हो तो उसने कुछ इंटरेस्ट पे ही नहीं किया, पे ही नहीं करा है। देखिए, अभी जो जनरेशन है वो लोन चाहती है, और ऑब्वियसली क्योंकि उसके जो ड्रीम्स हैं वो जल्दी, तो अगर हमें प्रेजेंट में जीना है और क्विक चाहिए तो लोन लेना ही पड़ेगा, राइट? हम उसको मना नहीं कर सकते, लोन लेना भी चाहिए, लेकिन ओवरबर्डन हमेशा ख़राब होता है। लेकिन एक माइंड में प्रेशर हमेशा बना रहता है, जो भी व्यक्ति लोन रहता है, कि इसका रीपेमेंट कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द जॉब लॉस, है ना कहीं कभी कंपनी एक्सचेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो हमेशा एक बैकअप प्लान ए के बाद प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी, प्लान सी। तो ए अगर कभी किसी डगमगा जाए तो हम वहाँ से, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। दूसरा ये कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से ऑब्वियसली कुछ रिटर्न जनरेट होगा, है ना? जैसे म्यूचुअल फंड में डाला, SIPs करी, राइट? तो जो आपकी EMI है, एग्जांपल आपकी 20,000 की EMI है, तो हम ये कहेंगे कि आप उसको 30,000 मान लें, तो जो 10,000 रुपये या 5,000 रुपये उसको आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट कर दो। तो वो जब कंपाउंडिंग होगी तो विद इन 6 ईयर 7 ईयर वो जो आपने इन्वेस्ट किया वो डबल हो जाएगा। तो वो आपकी कंपाउंडिंग के कारण वो आपका जो इंटरेस्ट है, जब 20-25 साल में लोन खत्म होगा तो ये भी आपका वहाँ पे उतना ही रिटर्न जनरेट कर चुका होगा। तो मतलब जितना हमने टोटल इंटरेस्ट भरा 25 साल में, उतना ही हमें रिटर्न मिल जाएगा, पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं जब लोन ले रहा हूँ और मान लो 20,000 रुपये की EMI पर, तो आप हो सकता है कहोगे यार यही बड़ी मुश्किल से भर रहा हूँ, वहाँ पे SIP कैसे कर लूँ? तो देन द सेकंड थॉट इज कि आप जो अपना टेन्योर है, जहाँ आपने 20 रखा है, उसको आप 25 या 30 कर लो, ताकि यहाँ पे आपकी EMI है वो 20 का, अगर आपका बजट है तो 20 का 16 आ जाएगा, ऊपर के 4,000 बच जाएंगे, उसकी आप SIP कर लो, ताकि एट द टाइम ऑफ लोन भी जब खत्म होगा और SIP भी जब खत्म होगी तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट पूरा का पूरा रिकवर हो चुका होगा। हाँ, तो इट्स ए स्मार्टनेस। अदरवाइज क्या होगा कि आप इस ट्रैप में फंस जाओगे, आज एक लोन, अगले 2 साल बाद कोई और इच्छा जागृत हुई, किसी ने iPhone आया नया वो खरीद लिया, तीसरी बार कुछ और, तो ऐसे आप लोन के जाल में फंस जाओगे, आप इन्वेस्टमेंट को समझ नहीं पाओगे। तो अगर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड बोथ, द बैलेंसिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो लोन अपनी जगह है, उसके साथ में इन्वेस्टमेंट्स को भी चलाते रहना चाहिए। सर, एज अ एक्सपर्ट आपने बताया सारी चीज़ें लोन्स के बारे में और बेनिफिट्स भी बताया कि एक्सपर्ट से लेने में फ़ायदा है, बट हमेशा एक डर बना रहता है लोगों को, और वो डर ये रहता है कि हम बैंक में तो हमको कोई फीस चार्जेस वगैरह लगेगी नहीं, पर हम आपके पास आएंगे तो आप कुछ ना कुछ चार्ज कर दोगे और ये हमें एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो फिर हम डायरेक्ट ही क्यों ना ले लें? ठीक है, ऐसा ये भी बहुत अच्छी चीज़ पूछी भैया आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जो भी रिटेल लोन्स कराते हैं, होम लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन्स, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, जो भी हम कराते हैं, इनमें हम कभी भी कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, हमें बैंक से पे आउट आता है। हम बैंक के लिए एक इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं, बैंक अपने एम्प्लॉयज रखती है, वैसे ही हमें एज ए DSA रखती है, और हम उन्हें बिजनेस ला के देते हैं, तो उसके बेसिस पे वो हमें पे आउट देते हैं। हम क्लाइंट से कभी भी कुछ भी चार्ज नहीं करते रिटेल लोन्स में। MSME में ज़रूर हमें पे आउट नहीं आता है, MSME हमें स्ट्रक्चर करना होता है, उसमें बहुत सारा डेटा बनाना होता है, उसमें ज़रूर हम एक नॉमिनल फीस लेते हैं, बट रिटेल लोन्स लाइक होम लोन्स, कार लोन्स, लैब, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, इसमें हम कभी भी कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं क्लाइंट से। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज कई बार देखा गया है कि कुछ DSA में कुछ पहले इनिशियल चार्ज लगा देते हैं और फिर लेते हैं फीस, उसके बाद भी लोन नहीं होता, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा एक और क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होता है कि
मतलब हमें ज़रूरत नहीं है लोन की, सब कुछ ठीक भी चल रहा है, तो हम लोन लें कि नहीं लें, पर हमारे आसपास वाले बोलते हैं अरे तूने लोन नहीं लिया तो हम लोन ले लेते हैं। तो लोन आखिर कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और इसकी क्या ज़रूरत है या इसकी ज़रूरत भी नहीं है? ऐसा है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आंसर करूंगा। लोन की ज़रूरत उसे ही है जैसे लोन की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप अपने करियर के अच्छे पड़ाव पर हैं, आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और आपका खर्चा 20-30 हज़ार रुपये महीना है, अभी आपको रिक्वायरमेंट है शादी की, एक घर की, तो जब आप इस पड़ाव पर हैं, जब आप एक हैंडसम अमाउंट की EMI भर सकते हैं, तो ज़रूर आप लोन लेके, क्योंकि आपके पास आप जॉब वाले हैं, आपके पास इतना कॉर्पस इकट्ठा नहीं हुआ है कि आप सीधे 2 करोड़ का घर ले लें, लेकिन आपके फैमिली की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक अच्छा घर हो, क्योंकि आप एक अच्छा अमाउंट कमा रहे हैं। सो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास 10 लाख का भी कॉर्पस है और हम 90 लाख का लोन करा के 1 करोड़ का घर लेते हैं, तो हमारी EMI जो आएगी वो 70,000 रुपये आएगी, और हमारी जो असेट बन गई वो 1 करोड़ रुपए की असेट बन गई। ये जरूर है कि आपकी 70,000 रुपये की महीने की बंद गई कि वो आपको 70,000 रुपये भरने ही भरने हैं, बट जो आपकी ग्रोथ होगी, जो प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन होगा, प्लस जो आप रेंट फ्री हो जाएंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, कि लोगों का सपना होता है घर लेना। तो जब आप सोचेंगे कि मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके घर लूं, तो वो एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, बिकॉज जब आप लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं, जब आप लॉन्ग टर्म में कमाने जाते हैं, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो वो पैसा इकट्ठा कभी भी नहीं हो पाता। तो लोन उसका बहुत अच्छा जरिया है जहाँ पे लोगों को घर लेने के लिए, कार लेने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए होता है। आज की सिचुएशन में क्या हो गया है, बहुत सारी बैंक्स ने 18, 24, 32% के पर्सनल लोन बांटना चालू कर दिया है, जो कि गलत है। मतलब ठीक है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, वहां तक ठीक है कि ठीक है हमने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन ले लिया, बट ये चीज़ गलत है यहाँ पे कि जहाँ पे हम लोग अपने शौक पूरे करने के लिए वाले लोन्स ले लेते हैं, देन इट्स अ ट्रैप। उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। तो वहाँ पे क्लाइंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए ज़रूर लोन लें, अपनी वांट्स पूरे करने के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन्स ना लें। अच्छा, एक चीज़ और कि कई बार होता है कि सैलरी हमारी जितनी है उसका कितना परसेंटेज लोन एक्चुअल में लेना चाहिए, क्योंकि बैंक्स तो मैक्सिमम देने के लिए रेडी रहती है, बट अगर हम हमारे स्टेटस को और इन फ्यूचर जॉब लॉस को देखें या ऐसा को, तो कितना वो एक्चुअल परसेंटेज होना चाहिए? सर परसेंटेज तो डिफाइंड जो है आइडियली वो 60% ऑफ योर इनकम से ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो 60,000 से ज़्यादा की EMI नहीं होनी चाहिए। पर क्योंकि अगर आप एक यंगस्टर हैं, आपका खर्चा 20,000 रुपये महीना है, आप 60,000 की EMI भी बांध लेंगे तो 20,000 रुपये बच रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस आप वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं 20,000 रुपये किसी SIP में या किसी म्यूचुअल फंड में, और आप उसको उड़ा दे रहे हैं अननेसेसरी के शौक पे, तो वो गलत हो जाता है। अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो इधर आप इन्वेस्ट करें, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप एटलीस्ट एक असेट बना लें उससे जिसकी EMI जाती रहे, और आपका एटलीस्ट वो असेट बनता रहे धीरे धीरे करके। राइट। भैया मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मार्केट के रिटर्न्स को देख के आते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर्टी रखी है और वो बोलते हैं कि क्या मैं प्रॉपर्टी पे लोन करवा के, या कुछ जो सैलरीड क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं मेरे पास कि हम पर्सनल लोन लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो क्या वो सही है? आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, अभी क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बनती जा रही है, तो रिटर्न ऑब्वियसली बनने ही हैं और आगे भी बनते ही रहेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे हैं कि लोन लेके वो इन्वेस्ट कर दें, तो इट्स अ गुड साइकिल। तो अभी जो कुछ सालों में लोगों ने देखी है, तो एक ट्रस्ट बन जाता है कि नहीं सब कुछ अच्छा है। बट समटाइम 2008 को याद कर लो या 2000 को याद कर लो, तो उस टाइम पे जो मार्केट क्रैश हुए थे, सारी चीज़ें हुई थी, तो कभी भी जो है लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इट्स अ रॉन्ग, है ना? तो ये गलत है। और क्योंकि कभी भी लाइबिलिटी हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए, असेट्स बढ़नी चाहिए। तो अगर हम उधर लाइबिलिटी बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि इधर असेट बनेगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर इस जगह आपने कभी कोई लोन ले रखा है, ऑलरेडी पुराना चल रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि वहाँ पे आप 12 EMI भर रहे हो तो वहाँ पे 13 भर दो। तो आपका वो जो पुराना लोन है वो कम होता जाए। ऐसा जैसे एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आया और उन्होंने कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट SIP चालू करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। जब पूरा डिटेल में पता पड़ा तो क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा था। हाँ, एंड वो हर बार मिनिमम एक EMI भर के उसको ख़त्म कर देते थे। तो इट्स 36% ऑफ ब्याज भरना पड़ता है उसके अंदर।
तो आई सेड नो, फर्स्ट क्लियर योर डेट्स, मतलब वो आपको पहले आपके लोन्स कंप्लीट करना है, फिर इन्वेस्टमेंट में आना है आपको। लेकिन हाँ, अगर यही होम लोन होता या कुछ होता उसके साथ साथ में वी कैन कंटिन्यू दिस ऐसा, लेकिन आप एक्स्ट्रा लोन लेके आना तो इट्स रॉन्ग। तो ये तो आपकी बहुत अच्छी चीज़ है, आपने अपने क्लाइंट को एडवाइस किया कि मेरे पास इन्वेस्ट मत करो, पहले अपने डेट चुकाओ। पहले वो चुकाओ, बिकॉज वो हायर इंटरेस्ट वाले थे। हाँ, बिकॉज अगर आपका लो इंटरेस्ट वाला कुछ होता, आपने लोन लिया 8% 7%, तो इट्स ओके, 10% के अंदर है तो हम वी कैन ट्राई। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी आप इतने बड़े ट्रैप में फंसे हो तो फिर आपको उसको अवॉइड करना ही बेटर है। ऐसा वेल्थ क्रिएशन को ध्यान में रखना है, फोकस करना है, बट बैलेंस के साथ में धीरे धीरे ऐसा लगता है। तो सर मेरा एक फ्रेंड है जिसके होम लोन चल रहा है अभी 50 लाख का 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब उसके पास एक कॉर्पस इकट्ठा आया है कहीं से, वो चाह रहा था लोन फोरक्लोज करना। तो आपके सजेशन में उसे लोन फोरक्लोज करना चाहिए या इसको म्यूचुअल फंड में या कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या बेटर रहेगा? देखिए, जो होम लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है काफ़ी कम रहता है और घर के नाम पे ही हम ले पाते हैं, अदरवाइज तो फिर पर्सनल लोन पे जाना पड़ता है कहीं और। तो ये एक ही बार आपको पैसा मिला है और कहीं और से अगर आपकी इनकम है ऑलरेडी। और जो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अगर हम IRR देखें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स जो पिछले कई सालों से, या रोलिंग रिटर्न्स, तो किसी भी इन्वेस्टमेंट्स का 12, 15, 18% के रिटर्न्स हैं। तो अगर हम उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमारे पास कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है दूसरी, या कोई हमारे पर बर्डन नहीं है, तो वी शुड पुट अप दिस इन्वेस्टमेंट्स। अगर हमारे पास 10 और 5 ईयर प्लस का है तो हाँ, ऐसा नहीं कि अभी इन्वेस्ट करा और फिर निकाला या रोटेट करा, नहीं, आपका 5 to 7 ईयर्स होना चाहिए और आपकी जो कंटिन्यू EMI है वो रेगुलर होते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हो आपको। तो ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ 8%, वहाँ 16%, तो सीधा 8% का दूसरे के पैसे पे प्रॉफिट कमा रहे हो। सही बात। एक्चुअली अगर रीपे कर दोगे तो खत्म हो गया, वो तो फिर ग्रोथ ही नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर 14% का रिटर्न आता है, इट मीन्स कि 5 ईयर्स में पैसा डबल हो रहा है। राइट। ऐसा तो हर 5 साल में वो पैसा डबल हो रहा है। तो अगर आप 20 लाख रुपए जमा करने जा रहे थे तो 20 का 40 हो जाएगा, 40 का 80 हो जाएगा। सही बात है। वहाँ तो लोन कम हो रहा है, वहाँ रिड्यूसिंग ब्याज है, और यहाँ पे हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। यहाँ कंपाउंडिंग फैक्ट हो रहा है। बहुत अच्छा। तो कंपाउंडिंग जो है वो 8वां अजूबा कहा जाता है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज, हम लोन पे ब्याज देते हैं, और अगर हम प्लानिंग करके चले तो हम ब्याज पे ब्याज लेने के हकदार बन जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द मेंटल पीस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट करो या लोन करो, कुछ भी करो, पीस होना चाहिए, शांति से सो पाऊँ मैं। सब कुछ खो के सब कुछ कर दिया तो इट्स रॉन्ग, कि लोन लेके कर दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं करना। पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रियली दैट्स अ नाइस कन्वर्सेशन टिल नाउ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी क्लियरिटी भी आई। और अभी ऑडियंस के भी कुछ सवाल हैं हमारे साथ, तो उनसे भी पूछते हैं कि उनके कुछ सवाल हो तो उनके भी हम जवाब अगर दे सकें तो प्लीज़ ऑडियंस, अगर आपके कुछ सवाल हो तो वी कैन आंसर। सर मेरा एक सवाल है। मैं अभी फिलहाल 24 इयर्स का हूँ। आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय करियर। सो मुझे कहाँ इन्वेस्ट पहले करना चाहिए? मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए लोन लेकर के, या म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए? मतलब किधर से शुरू करूँ? आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। यार, एक तो मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा, आप 24 इयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आप बहुत एजुकेटेड और अवेयर हो। सो कॉन्ग्रेट्स टू यू कि ये आप फाइनेंशियल लिटरेट हो और आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, आप खर्चा करने का नहीं सोच रहे हो। बट मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करना चाहूँगा विनय भैया की तरफ कि वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, इन दिस एज एक्चुअली अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो फैमिली है वो हम कहाँ के निवासी, कहाँ रह रहे हैं, तो इट्स ऑल डिपेंड अगेन कि हमारा पुराना पुश्तैनी घर है या अभी हमारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी घर ले रखा है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, इफ़ यू वांट टू रीलोकेट, कि आप चाह रहे हो कि पहले से मुझे किसी नई जगह जाना है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे जाओगे। लेकिन इट्स योर न्यू जॉब, अभी रिसेंटली स्टार्टअप है, तो आई विल सजेस्ट कि गिव सम टाइम, 2-3 ईयर 5 ईयर, जस्ट फॉर द स्टेबिलिटी। तो जैसे जैसे लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, हमें भी हमारे बारे में काफ़ी पता पड़ता जाएगा कि हमारा नेचर क्या है। बिकॉज फर्स्ट जब हम पैसा कमाते हैं तो कुछ हमारे छोटे छोटे शौक होते हैं, तो पहले हम वो पूरा करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो बी डाइवर्सिफाइड, और द लाइफ इज़ ऑल अबाउट द बैलेंसिंग। बैलेंस करके चलो, 2-3 साल जॉब करते, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए कंपनी में, देन यू कैन गो विद द लोन्स। बट द
लोन की एक लिमिट रखना बहुत ज़रूरी है। Right. ऐसा नहीं कि एकदम हायर सैलरी है तो वही जैसा हमने डिस्कस किया था कि स्टार्ट विद 30% या 20%, जितनी भी आपकी बैंक एलिजिबिलिटी दे रहा है उसका आप थोड़ा सा कम ही करके चलो। एंड क्योंकि अभी फिर मैरिज भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो उन सबको ध्यान में रख के, तो लाइक दैट बैलेंस इज माय आंसर कि हर चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जैसे भैया ने बताया बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके साथ में क्या है, आपको हर चीज़ माइंड में रख के आपका जो भी पॉइंट है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है फ्यूचर में, जैसे भैया ने बताया कि आपको अगर घर लेना है, आपकी फैमिली को शिफ्ट करना है, अगर आप अभी रेंटेड हाउस में हैं तो अभी आपको कहीं और शिफ्ट करना है। सो कीपिंग इन माइंड ऑल द एस्पेक्ट्स, आपकी जॉब सिक्योरिटी, आपकी जॉब स्टेबिलिटी कितनी है, क्योंकि अभी आप बहुत यंग हैं, 24 ईयर्स ऑफ एज के हैं। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका करियर अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। आप 3-4 साल 5 साल इन्वेस्ट करें, SIP करें, एक कॉर्पस इकट्ठा करें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें कि आपकी एक जॉब स्टेबिलिटी आ चुकी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी तय हो चुकी हैं कि आपको इतना पैसा कमाना है, इतना घर पे देना है। उसके बाद एक आप प्रॉपर्टी लें अच्छी सी, जहाँ पे आप लोन्स के थ्रू EMI भर के वो प्रॉपर्टी धीरे धीरे करके बना सकें। क्योंकि कई बार होता है ना कि अभी डाउन पेमेंट भी तो करना Yes. पड़ेगा, तो डाउन पेमेंट के लिए भी पैसा जोड़ना है, तो वो भी गोल हो गया एक्चुअली, Right. है ना। Right. दूसरा कई बार जैसे जॉब लॉक से लिक्विड फंड्स कहा जाता है कि हम 3 महीने 6 महीने का पैसा हमारे पास होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो भी एक पार्ट है। देन अगेन कि उसमें भी अभी से इनको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं 10 साल बाद या 5 साल बाद कौन सी कार खरीदना चाहता सही हूँ, बात। तो उसका भी एक प्लानिंग है, Right. है ना। तो ये एवरीथिंग इज इन अ प्लान वे कि हम थोड़ा सा फोकस करके प्लान करके करेंगे, और जॉब इंक्रीमेंट तो होगा ही ऑब्वियसली, बट हाँ एक चीज़ अगेन वो काम आती है कि स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट तो अर्ली एज में ही आएगा। तो इफ़ यू वांट टू रिटायर इन 40 और 50 तो यू कैन इजीली, प्लानिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो विपिन सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बताया था कि लोन अगेन सिक्योरिटी आप करा के देते जी। हैं, सो क्या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट भी लोन मिल जाता है प्रॉपर्टी के? डेफिनेटली, ये जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ है वो आपके स्टॉक्स और आपके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट ही होता है। मैं विनय सर को बोलूँगा, वो ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे आपको इस पर। बिल्कुल सही बोला। लोन्स के अगेंस्ट, मतलब लोन्स जो लिए जाते हैं वो सिक्योरिटी, इट मीन्स कि हमारी जो वेल्थ है हमने जो क्रिएट करी है, अब वो चाहे स्टॉक से करी हो या म्यूचुअल फंड से करी हो, इसका एक क्राइटेरिया होता है कि आज एग्जांपल के लिए मेरे पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो मैं 1 करोड़ ही लोन नहीं ले पाऊंगा, तो मुझे 50% ऑफ द उसका लिमिट तय होगा। तो 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो 50 लाख ही हम लोन ले पाएंगे। इसको प्लेज कहा जाता है कि हम हमारी सिक्योरिटीज जो है वो प्लेज कर देंगे। तो अब अगर वो प्लेज हो गई तो हम उसको रिडीम नहीं कर सकते, मतलब उस पैसे को हम निकाल नहीं सकते। तो अगर हमको निकालना है तो हमको रीपेमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता ही है कि वो रिपेमेंट के बिना वो हो नहीं पाएगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर यही है कि म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट भी लोन्स मिलता है डेफिनेटली। सो सर, इट वाज अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला म्यूचुअल फंड्स और SIP के बारे में। जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप अपनी कोई एक ग्रोथ स्टोरी बताएं जिससे हम सब इंस्पायर हो सकें और हम समझ सकें कि हमारा कैसे बेनिफिट हो सकता है। देखिए मेरी अगर ग्रोथ स्टोरी की बात करूं तो कुछ साल पहले जब शुरुआत हुई थी, मैं जब लोगों को बताता था कि इन्वेस्टमेंट करो, तो लोग जुड़ते गए, कारवा जुड़ता गया, और आज 600 से ऊपर क्लाइंट हैं ऑल ओवर इंडिया, US, कनाडा, जर्मनी, सभी जगह। तो द बेस्ट पार्ट वाज जब आज की डेट में जिसने 10 साल पहले 15 साल पहले प्लान किया था कि आई वांट टू रीच 1 CR, तो ऐसे मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादी करी उसी अपने पैसों ने, जो पैसे कमाए हैं उससे जिन्होंने घर खरीदा, एक छोटे घर में रहते थे, इन्वेस्टमेंट से वो पैसा निकाला, राइट। तो लाइफ में हमेशा अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं तो जस्ट लाइक अगर हम हमारे बच्चों की फीस भी भर रहे हैं तो हम मोस्टली हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से भरते हैं, राइट। मैं कहता हूँ कि आपके पैसों ने जो पैसे कमाए उससे आप वो करो, है ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि मैंने सीखा और खुद ने भी बिकॉज लर्न किया और समझा और इन्वेस्टमेंट्स जर्नी को कंटिन्यू करा, क्योंकि मुझे कभी किसी ने नहीं समझाया था कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। इवन आई वाज इन अ बैंक जहाँ पे ऐसा माहौल था, पर किसी ने समझाया नहीं बैठ के। तो आज मुझे लगता है कि किसी की लाइफ में अगर हम कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, किसी को समझा देते हैं और उसको सही डायरेक्शन देते हैं, तो उसका जो बीज आज बोया है वही कल पैसों का पेड़ बनेगा उसका।
वेरी नाइस थॉट। तो मनी मेक्स मनी, और इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमेशा इसकी तरफ और जिज्ञासु बनना चाहिए। सवाल को मन में मत दबाओ, पूछते जाओ पूछते जाओ पूछते जाओ। आपका बताइए सर, कैसा मतलब कुछ आपकी लाइफ में ऐसे कुछ क्या रहा? सर मेरी लाइफ में तो लोन्स का बहुत इम्पोर्टेंस रहा है। जब हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी तब मैंने अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी ली थी, कुल 7 लाख इन्वेस्ट करके 35 लाख का लोन लेके 42 लाख की एक प्रॉपर्टी ली थी। बहुत पहले नहीं, 5 साल पहले ये वो प्रॉपर्टी ली थी। तब ना मैंने ग्रोथ का सोचा था ना किसी और चीज़ का सोचा था, सिर्फ यही सोचा था कि सिर्फ एक अपना घर हो जहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली के साथ रह सकें। बट विद टाइम उस चीज़ में ऐसा हुआ कि 2020, 21, 22 में प्रॉपर्टी में बहुत तेज़ी आई। तो जो चीज़ मैंने 42 लाख की ली थी वो सडनली 1 करोड़ 32 लाख की हो गई 2022 में। तो 2 साल में मतलब लगभग 90 लाख का रिटर्न मिला मुझे, जो किसी बिजनेस में या किसी जॉब में हमें नहीं मिल पाता है। सो मेरी लाइफ में तो डेफिनेटली पर्सनल लाइफ में लोन्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है कि मेरे पास अगर पैसे कम भी हैं तो मैंने एक एसेट बिल्ड कर दी है। मेरे मैं क्लाइंट्स की बात करूं तो लोन्स ने उनको जहाँ जहाँ हेल्प करी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ मैं अभी रहता हूँ वहाँ जो फ्लैट के वैल्यू है वो 1 करोड़ 15 लाख 1 करोड़ 20 लाख है। 2017-18 में वही फ्लैट्स 35-40 लाख में मिला करते थे। तो आज उन 35-40 लाख के फ्लैट्स की वैल्यू 1.15 1.20 हो गई है। मतलब जो लोन पे लोगों ने 5-7 साल में इंटरेस्ट भरा होगा वो मुश्किल से 24-25 लाख होगा और उनको रिटर्न मिल रहा है 70-80 लाख रुपए का। इसके अलावा जो 35 लाख के फ्लैट्स थे आज उनका रेंटल यील्ड जो है वो 35,000 है। सो वहाँ पे जहाँ जिन लोगों ने 35 लाख के फ्लैट्स लिए थे, जिनके आज मैं लोन की बात करूँ कि अगर पूरा भी लोन कराया हो तो आज वो गिनती का 18-19 लाख बचा होगा। उनको उसमें 35,000 पर मंथ का रिटर्न आ रहा है और प्रॉपर्टी अप्रिशिएट अपने लेवल पे अलग हुई है। सो बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं अगर हम लोन्स को बहुत अच्छे से यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे जाते हैं हमको कई बार। सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छी चीज़ बताई। आपकी स्टोरी से रियली वी आर इंस्पायर्ड और हमारे ऑडियंस भी काफ़ी इंस्पायर हुए इन सब चीज़ों से जान के। अगर हम बात करें कि ओवरऑल शो की, तो जो मनी टॉक शो है देखिए ये अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कहाँ हमने बात करी एक 20 साल 25 साल के बच्चे की और कहाँ हम 50 साल और 60 साल वालों को भी देखते हैं। तो इस पूरे शो से जो हमें मनी के बारे में समझ में आया वो ये आया कि लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक हमारी नींव है जो कि हमें काफ़ी आगे ले जाएगी, भविष्य में हमें दिक्कतों से बचाएगी, चाहे कितनी ही आंधी और तूफान आ जाएं। लेकिन लोन भी अपनी जगह कई बार ज़रूरी होता है। एक अलग अलग स्टेज पे लाइफ के कुछ प्रेजेंट ड्रीम्स रहते हैं, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें लेना चाहिए। बट हमें ये सोचना है कि ये हमारी असेट बनाएगा या हमारी लायबिलिटी बन जाएगा। इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ ये कि कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं और हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। इन डिसीजंस के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप एक्सपर्ट से बात करें, एक्सपर्ट से सलाह लें, कोई भी बात अपने दिल में मत रखें। आप पूछेंगे, जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर यह शो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, रीशेयर कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों को बताइए कि यह एक ऐसा शो है जो आपकी ज़िंदगी में मनी के इम्पोर्टेंस बताएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।